एक ऐसा विषय है, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक ऐसा भाग है जिसके अंतर्गत हमारे देश की, हमारे भारत की होने वाली आय की गणना की जाती है। जिस प्रकार एक परिवार की आय होती है, उसी प्रकार एक देश की आय होती है। इससे पहले आप लोगों ने बजट के बारे में समझा था। बजट के अंतर्गत राजस्व खाता, पूंजीगत खाता में आय थी। उसी प्रकार आप लोग एक बार सोचिए, हम सब लोगों की जो आय होती है, उस पूरी आय को जोड़कर भारत की आय बनती है। इसे आप लोग इस तरीके से समझिए, जिस प्रकार एक परिवार में समस्त वस्तुओं, यदि कहीं खेती होती है तो खेती से होने वाली आय, यदि कोई वन का कारोबार करता है तो वनों से होने वाली आय, खनिजों से होने वाली आय, कोई व्यक्ति परिवार का उद्योग में कार्य करता है तो उद्योग से होने वाली आय, कोई सेवा क्षेत्र में सरकारी टीचर है या कहीं से भी होने वाली आय को जोड़ देते हैं। किराए पर कुछ मकान दिया गया है, उसकी आय को जोड़ देते हैं, तब उससे एक परिवार की आय निकलती है। उसी प्रकार आप लोग सोचिए, पूरे देश में होने वाली समस्त वस्तुओं का उत्पादन, और वस्तुओं के रूप में क्या होता है? कृषि, खनिज, वन, सभी संसाधनों से, उद्योगों में बनने वाली वस्तुओं से होने वाली आय और सेवाओं से होने वाली आय। सेवा का अर्थ होता है कोचिंग, स्वास्थ्य, स्कूल, हॉस्पिटल्स, जितनी प्रकार की सेवाएं, बैंक, बीमा, पर्यटन, यानी समस्त वस्तुओं और समस्त सेवाओं से एक वित्तीय वर्ष में, और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, एक वित्तीय वर्ष में होने वाली समस्त आय को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। आप लोग सभी परिवारों की आय जोड़ दीजिए तो राष्ट्र की आय निकल आएगी, और जब राष्ट्र की आय निकल आएगी तो जनसंख्या का भाग देने पर एक एक व्यक्ति की आय निकलती है, जिसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इस टॉपिक को 3 पार्टों में बांटकर पढ़ते हैं। आप सब लोग जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी से परिचित हैं। एक भाग इस तरीके से पढ़ते हैं, और ये काम करने वाला जो संगठन है, जैसे शेयर बाजार को नियंत्रित करने के लिए सेबी के बारे में पढ़े थे, बैंकों को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के बारे में पढ़े थे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ एक संगठन है सीएसओ, और इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो भारत में 3 मेथड है, और भारत कौन कौन से मेथड पर राष्ट्रीय आय की गणना करता है, ये सब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? एक वित्तीय वर्ष में हमारे समस्त वस्तुओं और समस्त सेवाओं का कुल मूल्य ही राष्ट्रीय आय है। लेकिन राष्ट्रीय आय को हम 4 चरणों में समझते हैं। सबसे पहले आप सब लोगों ने नाम सुना है जीडीपी का। पहले इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती थी, लेकिन अब ये क्वेश्चन बहुत सरल हो चुका है, इसीलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन, या ऐसे कहें कि ये फुल फॉर्म नहीं पूछी जाती है, लेकिन अर्थ इसी से निकाल सकते हैं। जीडीपी को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू, घरेलू का मतलब देश से है। इसे आप लोग इसी तरीके से याद रखिए। हमारे देश के अंदर एक वर्ष में समस्त वस्तुओं का, वस्तु कौन सी थी? कृषि, खनिज, उद्योगों में निर्मित वस्तुएं, समस्त सेवाओं का, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक, बीमा,
सभी से होने वाली आय को, जितनी भी इनकम होती है, होने वाली आय को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है। हमारे देश के अंदर समस्त वस्तुओं का, समस्त सेवाओं का जो कुल मूल्य है उसी को जीडीपी कहते हैं। लेकिन यहां हमने ये नहीं कहा कि इसमें केवल भारत की कंपनी या भारत के लोग ही शामिल हैं या विदेशी भी, लेकिन इसमें हमारे देश के अंदर समस्त वस्तुओं का उत्पादन शामिल था। इसलिए भारत में यदि विदेशी कंपनी भी कार्यरत थी तो उसकी आय भी शामिल थी। लेकिन यहाँ करंट में क्वेश्चन पूछा जाने लगा है कि भारत दुनिया की कितनी ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। तो लगभग 2.8, आप लोग 3 मिलियन डॉलर की याद रखें। हम लोग 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और लक्ष्य 5 ट्रिलियन डॉलर का है, वह जीडीपी के आधार पर ही है। और जब 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत की होगी तो भारत अमेरिका, चीन की श्रेणी में खड़ा है। और आप लोग विश्वास रखिए, दुनिया में एक दिन हमें तीसरे स्थान पर और फिर दूसरे स्थान पर और एक दिन प्रथम स्थान पर पहुंचना है। तभी हमारे देश का विकास संपन्न होगा और इसके लिए प्रयास जारी है। अभी हम फ्रांस से आगे निकले हैं। अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी के आधार पर रेट निकाली जाती है, उसके आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था लक्ष्य के आधार पर 5 ट्रिलियन के लिए बढ़ रही है। ये भारत सरकार का लक्ष्य है। दूसरा एनडीपी। एनडीपी से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस की जगह पर यहां बोलते हैं नेट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। सोचिए एक बार, यदि घरेलू चीज को शुद्ध बनाना है, शुद्ध का मतलब उसमें होने वाले नुकसान को कम करना है। इसको अर्थव्यवस्था की भाषा में कहते हैं मूल्यह्रास। और मूल्यह्रास किस पर होता है? मशीनों पर। जब हम मशीनों का संचालन करते हैं तो वस्तुओं का उत्पादन तो हुआ। एक उदाहरण लेते हैं, कृषि में ट्रैक्टर से खेती की गई और 5 लाख रुपए का उत्पादन हुआ। क्या यहाँ ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर जितनी मशीनों का उपयोग किया गया, उन मशीनों का ह्रास होता है या नहीं? आप सभी लोग कहेंगे एक वर्ष में इन मशीनों की कीमत कम हो जाती है। उस मूल्य ह्रास को जीडीपी में से घटा देते हैं, तब बनता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्लियर है? लेकिन यहां भी विदेशियों की आय शामिल थी और जब तक विदेशियों की आय शामिल होगी तब तक हम अपने राष्ट्र की आय उसे कैसे कह सकते हैं? तो सकल घरेलू उत्पाद से हमारा लक्ष्य है राष्ट्रीय आय तक पहुंचना। तब आप लोग तीसरे चरण में पहुंच चुके हैं और तीसरे चरण को कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बस हमें राष्ट्रीय शब्द की आवश्यकता थी। यहां घरेलू शब्द था जिसमें विदेशी कंपनी भी शामिल थी और यहां राष्ट्रीय शब्द है। इसीलिए भारत के अंदर जो एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं से आय होती है, उसमें विदेशियों को प्राप्त आय को घटा देते हैं। यानी कोई कंपनी चीन की है और उसने भारत में कारोबार किया तो उसकी आय भारत की आय नहीं है, उस आय को इस आय में से माइनस कर देते हैं। लेकिन भारत के जो लोग विदेशों में नौकरी करते हैं या भारत को जो आय प्राप्त होने वाली अपने लोगों से उस आय को जोड़ देते हैं। जब हम भारत में
विदेशियों की आय को घटाते हैं तो भारत के लोग जो विदेशों में आय प्राप्त करते हैं उस आय को जोड़ देते हैं और इसी से हमारे देश की क्या बनती है, सकल राष्ट्रीय आय बनती है। सकल राष्ट्रीय आय, इसे क्या कहते हैं, जीएनपी। लेकिन यहां भी तो मूल्यह्रास हुआ होगा, यहां भी तो मशीनों पर खर्च हुआ होगा, इसी से नेट नेशनल प्रोडक्ट बनाते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बनाते हैं। और जैसी शुद्ध शब्द आता है तो यहां इस राष्ट्रीय आय में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं और जैसी मूल्यह्रास को घटाते हैं तो हमारे देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। यहाँ घरेलू उत्पाद में समस्त वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य शामिल था, लेकिन एनडीपी में मूल्यह्रास घटा दिया। जीएनपी के अंतर्गत भारत में होने वाली आय में से विदेशों को प्राप्त आय को घटा देते हैं और विदेशों में प्राप्त भारत की आय को जोड़ देते हैं। उसी प्रकार एनएनपी में मूल्यह्रास को घटा देते हैं जिससे हमारे देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है और इसी शुद्ध राष्ट्रीय आय को ही राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहते हैं। तो क्यों ना नेशनल इनकम से पर कैपिटा इनकम निकाल ली जाए। आप लोग सोचिए, जो शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त हुई है उस शुद्ध राष्ट्रीय आय में यदि जनसंख्या का भाग दे दिया जाए, यदि शुद्ध राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दे दिया जाए तो एक एक व्यक्ति की आय निकलती है। इसी को पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। नेशनल इनकम अपोजिट बटे कुल जनसंख्या बराबर प्रति व्यक्ति आय। और इस बार अभी लॉकडाउन के समय ये आंकड़े आए थे, भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। पिछली बार लगभग 1,26,000 प्रति व्यक्ति आय थी और इस बार 1,34,000 के लगभग प्रति व्यक्ति आय है। तो भारत के लोगों की पर कैपिटा इनकम प्रति वर्ष बढ़ रही है। इसे आप सब लोग जानते हैं, वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, लोगों का वेतन भी बढ़ रहा है, इसीलिए प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। लेकिन इस प्रति व्यक्ति आय में अनेक असमानताएं हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय में भारत के उद्योगपतियों की आय शामिल है, अधिकारियों की आय शामिल है और उस गरीब आदमी की भी आय शामिल है जिसे कम पैसा प्राप्त होता है, और बेरोजगार लोगों की भी आय शामिल है। लेकिन भारत में लगभग 1,30,00,000,000 के लगभग लोग रहते हैं और इतनी गणना करना बहुत कठिन कार्य है। इसीलिए राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देकर ही प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण करते हैं। आप सब लोगों से ऐसी उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि ये राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा संगठन करता है। इसकी कैलकुलेशन का काम सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब यहाँ 3 क्वेश्चन हमेशा से बेसिक पूछे जाते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कब बना? तो 1951 में बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तीसरा, भारत के सांख्यिकी वेद पीसी महालनोबिस, आप लोगों ने ये नाम सुना होगा। ये भारत के बड़े अर्थशास्त्री हैं, सांख्यिकी के ये भारत में जनक माने जाते हैं और इन्हीं की याद में 29 जून को सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं। इन्हीं की सिफारिश पर भारत में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के कार्य क्या है। क्वेश्चन पूछा जाए इसी से रिलेटेड, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है,
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो पहला कार्य हुआ राष्ट्रीय आय की गणना करना। ठीक ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन करता है? तो प्रति व्यक्ति आय की भी गणना CSO करता है। इसमें एक क्वेश्चन इतिहास में पूछा जाता है, धन निष्कासन का सिद्धांत। तो इतिहास का क्वेश्चन है और इतिहास में दादा भाई नौरोजी का नाम आप सभी लोग जानते हैं। ये भारत के वयोवृद्ध ऐसे नेता थे जो इंग्लैंड में रहते थे और इंग्लैंड में रहकर भारत के लिए, वहां के लोगों को, वहां की संसद को भारत के प्रति जागरूक करते थे और वहां प्रकाशन करते थे, जिससे लोग, संगठन भी बनाया इन्होंने, जिससे लोग भारत की छवि को समझ सकें, वो कैसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लोगों को लूटती थी। इसी के लिए इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया जो राष्ट्रीय आय पर आधारित था। और धन निष्कासन के नाम से ही, मनी एग्जिट के नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि भारत का धन ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड ले जाती थी। इसमें इन्हीं वस्तुओं का निर्यात होता था और ये वस्तुएं इंग्लैंड पहुंचती थी और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी। इंग्लैंड में इन कच्चे माल से विनिर्मित वस्तुएं बनाई जाती थी और फिर यही विनिर्मित वस्तुएं पुनः भारत में बेच दी जाती थी। आज भी दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में भारत है। जैसे आज चीन के सामान से भारत का बाजार भरा पड़ा है, उसी प्रकार से उस समय भारत में इंग्लैंड का सामान होता था। तो भारत की आय दोनों ही रूपों में इंग्लैंड चली जाती थी। इसी को दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। इसीलिए उन्होंने एक किताब भी लिखी, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में जो गरीबी है उसका कारण अंग्रेजों के रूल है, अन ब्रिटिश रूल है, जिसके कारण भारत में गरीबी है। और धन निष्कासन आप लोग समझ रहे हैं, भारत के लोगों की आय इंग्लैंड चली जाती थी, इंग्लैंड में विकास होता था और भारत की दुर्दशा बिगड़ती जा रही थी। तो उस समय भी अर्थशास्त्रियों ने हमेशा रमेश दत्त, पीसी महालनोबिस ऐसे अर्थशास्त्री हुए, एम विश्वेश्वरैया जो इंजीनियर तो थे, साथ में अर्थव्यवस्था पर भी उन्होंने किताबें प्रकाशित की और भारत में बैंकों की भी स्थापना की। सब इन्हीं से जुड़े हुए थे। अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब जो निकालते हैं ये सब बोलने में बड़ा आसान था, लेकिन इनके लिए फिक्स मेथड होते हैं और इनके लिए 3 मेथड अपनाए गए हैं, इनके लिए 3 विधियां अपनाई गई है। पहली विधि उत्पाद विधि है, दूसरी विधि आय विधि इनकम मेथड है और तीसरा एक्सपेंड व्यय विधि है। उत्पाद विधि के अंतर्गत समस्त वस्तुओं से, कृषि, खनिज, वन, जल, जितनी वस्तुएं हैं प्लस उद्योगों से होने वाली जो आय है उसकी गणना की जाती है। समस्त वस्तुओं से, समस्त उत्पादों से होने वाली आय की गणना उत्पाद विधि से होती है। दूसरी ओर आय विधि है, इसके अंतर्गत सेवाओं से होने वाली आय या अन्य किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली आय की गणना होती है। लेकिन राष्ट्रीय आय की परिभाषा में कहा गया था, समस्त वस्तुओं और सेवाओं से होने वाली आय को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसीलिए CSO इन दोनों विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करता है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद विधि और व्यय विधि दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है। भारत बड़ा देश है, संसाधन भी कम है, तकनीकी संसाधन में हम लोग विश्व के आधार पर पिछड़े हुए हैं। सभी लोगों तक मोबाइल की सुविधा है, तो आप सब लोग नेट को जानते हैं।
फिर इन सब के लिए इंग्लिश की जरूरत होती है। तो ऐसे अनेक समस्याएं हैं। तीसरी विधि व्यय विधि है। व्यय विधि के अंतर्गत दो प्रकार के आंकड़े निकाले जाते हैं। पहला, वस्तुओं से और सेवाओं से होने वाली आय, और वस्तुओं से सेवाओं से होने वाली आय में से एक वर्ष में जो व्यय किया जाता है उसे माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। आय में से व्यय को घटा देना व्यय विधि है। व्यय विधि किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में होने वाली आय में से एक वर्ष में होने वाले व्यय को घटाते हैं और जो बचत होती है उसकी गणना व्यय विधि के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन हमारे देश में सीएसओ इस विधि का उपयोग नहीं करता है। इसके पीछे कारण यह है कि भारत एक बड़ा देश है और बड़ा देश होने के कारण यहाँ आय विधि, उत्पाद विधि से ये तो पता चलता है कि आय कैसे होती है, लेकिन हमारे देश में व्यय के आंकड़े छुपाए जाते हैं। कुछ लोग झूठ भी बोल देते हैं, खर्च कम करते हैं और व्यय अधिक दिखा देते हैं, या व्यय अधिक करते हैं और आय की तुलना में कम दिखा देते हैं। तो ये छोटे देशों के लिए उपयोगी विधि है। इसीलिए हमारे देश में सीएसओ किन दो विधियों के आधार पर गणना करता है? उत्पाद विधि और आय विधि। कौन सी विधि का उपयोग नहीं करता है? व्यय विधि का। अब हम राष्ट्रीय आय को वर्तमान समय में ये क्यों महत्वपूर्ण होती है? यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय में अधिक वृद्धि होती है तो वहां के लोगों की वृद्धि होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस देश की छवि भी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अच्छी बनती है, और जब अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से छवि अच्छी बनती है तो भारत में विदेशों से निवेश भी अधिक प्राप्त होता है, और जब निवेश अधिक प्राप्त होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था भी तीव्र गति से विकास कर रही है। राष्ट्रीय आय बहुत से संसाधनों से प्रभावित होती है। यदि मानसून अच्छा आता है तो कृषि का उत्पादन अच्छा होगा। यदि कोई प्राकृतिक बड़ी आपदा आती है, कोरोना जैसी, तो ये समस्या और गंभीर हो जाती है। इसीलिए प्रत्येक देश के लिए राष्ट्रीय आय आवश्यक है, उसकी गणना आवश्यक है, उसको प्रभावित करने वाले कारक आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत।